हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये 35 वीडियो है, 35वां वीडियो है। इससे पहले लगातार 34 वीडियो में ला चुका हूं जो कि टॉपिक वाइज चल रहे हैं। इस एमसीक्यू सीरीज में हर टॉपिक पर डीप एनालिसिस में क्वेश्चंस में इसमें लेके आया हूं, जिसमें कि हर एंगल से मैं आपको मध्य प्रदेश जीके को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सभी परीक्षाएं जो कि है एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो आयोजित होती है, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी और व्यापम के द्वारा जो भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सीरीज है। तो इस सीरीज से जुड़ जाएं और आखिर तक ये पूरी सीरीज से जुड़े रहें और लगातार मेरी वीडियोस को देखते रहें। ये तो इस वीडियो को भी आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफिक टॉपिक जो कि है सिंचाई परियोजनाएं, उस पर आधारित ये पूरे का पूरी ये वाली वीडियो है और इसमें अन्य क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें, साथ में वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपीजीके की पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं जो कि एमपीजीके पढ़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख पाएँ। तो लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद ही आप सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करें, देन यू विल गेट ऑल 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन। तो इसी के साथ मैं अपना ये 35 वीडियो जो कि टॉपिक वाइज है उसको शुरू कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ये लीजिए, पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। बाघ सिंचाई परियोजना किस नदी की द्रोणी में इसको शामिल किया गया है? गंगा नदी की द्रोणी है ये, या चंबल की, या गोदावरी की, या फिर यमुना की? द्रोणी मतलब कि किस नदी की ये सहायक नदी है जो कि बाघ सिंचाई परियोजना, यानी कि बाघ नदी पर बनी है ये सिंचाई परियोजना। तो ये किस नदी की द्रोणी है, किस नदी में जाके ये शामिल हो जाती है? ये है इसका क्वेश्चन। तो वो है गोदावरी, गोदावरी नदी, और ये महाराष्ट्र में जाके ये शामिल हो जाती है। गोदावरी नदी नदी का उद्गम कहाँ से है? ये नासिक से नासिक में निकली है। कहाँ से? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है वहां पर, वो है त्रिमकेश्वर। त्रिमकेश्वर, ठीक है ना? वहां से इसका उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। वर्ष खालिस्तान में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई थी? तो किस वर्ष ये बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई? 1975, 2000, 1982 या फिर 2003? किस वर्ष इसको सिंचाई परियोजना को पूरी करने में, कौन से वर्ष में ये पूरी हो गई थी? तो ये 2003 में ये सिंचाई परियोजना पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी और इसका लोकार्पण हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। चौरल सिंचाई परियोजना जिला खालिस्तान को लाभ पहुंचाती है? तो कौन से जिले को ये लाभ पहुंचाती है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या शिवपुरी? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को चौरल सिंचाई परियोजना लाभ पहुंचाती है। ठीक है ना? ये एक मध्यम वर्ग की सिंचाई परियोजना है। ठीक है ना? और इसको अंतरघाटी, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अंतरघाटी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं। ठीक है ना? तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? चौरल सिंचाई परियोजना एक अंतरघाटी परियोजना के नाम पर इसको जाना जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये काम चालू हुआ था, इसकी नींव रखी थी 1978 में और ये बनकर पूरी तैयार हो गई थी 1993 में। ठीक है, और इससे महू तहसील, क्योंकि ये महू से निकली है चौरल नदी और जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है चौरल नदी, ध्यान रखिएगा। तो यही जो नदी है, ठीक है ना, जो कि महू तहसील के जो 26 गांव हैं, 26 गांव में ये सिंचाई के लिए इसका पानी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। हाल ही में एनवीडीए द्वारा नरसिंहपुर में प्रस्तावित की गई एक परियोजना में से एक परियोजना है, कौन सी है? कुंडलिया, चिंकी, करजर या फिर तावा? तो इसकी जो सही नाम है वो कौन सा है? कौन सी प्रस्तावित की गई है? तो उसका नाम है चिंकी। चिंकी परियोजना भी हाल ही में प्रस्तावित की गई है और ये नरसिंहपुर जिले में इसकी प्रस्तावित है और ये एक बड़ी परियोजना के नाम पर जानी जाती है। ठीक है ना? इसकी प्रस्तावना 2015 में की गई थी। ठीक है, और इसमें टोटल 1500 करोड़ की लागत आएगी इस परियोजना को चालू होने में, यानी कि इसके पूरे कार्य होने में, और इससे 8,900 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ठीक है ना? ये उसका बीड़ा उठाया है जो कि 2 जिले की होगी, एक तो नरसिंहपुर,
ठीक है ना, साथ में रायसेन, ये 2 जिले हैं जिनकी भूमि यहाँ से सिंचित की जाएगी और इस पर पनबिजली परियोजना भी करने का प्लान है। और ये नर्मदा घाटी की परियोजना है, याद रखना। पनबिजली यहाँ पे 15 मेगावाट जो बिजली है वो भी यहाँ पर उत्पादित की जाएगी और ये परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है। ये भी आपको याद रखना है, नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है ना, यानी कि ये नर्मदा नदी से बिल्कुल लिंक है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, NBPCL से तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBPCL? तो इसका जो ऑप्शन सामने दिए हुए हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से जो सही विकल्प है वो है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, यानी कि आ जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, हलाली जो परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? जो हलाली नदी है, हलाली परियोजना किस जिले में स्थित है? रायसेन में, बड़वानी में, डिंडोरी में या अशोकनगर में? इसके नीचे यहाँ पर एक ब्लैक खालिस्तान है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है रायसेन जिले में, ठीक है ना। रायसेन जिले के क्षेत्र आती है ये हलाली परियोजना और ये परियोजना में की जो शुरुआत हुई थी ये 1973 में शुरुआत हुई थी और 76 तक ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई थी बन के। और हलाली जिस तरीके से नाम है तो ये हलाली नदी पर है, ध्यान रखिएगा, हलाली नदी पर बनाई गई है ये परियोजना, ठीक है। और इस पर 945 मीटर लंबा बांध बनाया गया है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर के आसपास की ऊंचाई है, जिससे कि रायसेन और उसके आसपास के क्षेत्र, विदिशा है उसके आसपास का क्षेत्र, वहाँ की जो भूमि है, ठीक है ना, उस भूमि को यहाँ पर सिंचित किया जाता है। इस परियोजना को एक नाम से और जाना जाता है और जिसका नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना, ठीक है ना, सम्राट अशोक सागर, ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कई परियोजनाओं को 2 नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, सम्राट अशोक सागर परियोजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, बेमेल युग्म को पहचानना है। रीवा, मांडू, हलाली रायसेन, सरदार सरोवर गुजरात, पगारा भोपाल। तो इसमें से सही विकल्प जो कि गलत है, मतलब के, ठीक है ना, बेमेल यानी कि जो मैच नहीं करता है उसके बारे में इसमें जानना है। तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो उसमें मैच नहीं कर रहा है पगारा, जो पगारा है ये मैच नहीं कर रहा है। पगारा क्या है? ये एक बांध है जो कि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में, भोपाल में नहीं है ये, ठीक है ना, ये इसकी जगह पे यहाँ पे आना चाहिए ग्वालियर, ये ग्वालियर में है और ये सबसे पहला बांध निर्मित किया गया था ग्वालियर जिले में, ठीक है ना। और इस बांध का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1927 में, ठीक है ना, ब्रिटिश काल के दौरान में इस बांध का निर्माण किया गया था। सबसे पुराने बांधों में से एक है ये मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे।
ये बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया 9वां, कुंडलीय परियोजना विवादास्पद है क्योंकि ये क्या है, ये मध्य प्रदेश में सूखा लाएगा, खेती की वृद्धि का कारण होगा, या फिर जमीन का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, या फिर ये भूकंपी क्षेत्र में आ जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या है, तो सही विकल्प है जमीन का बड़ा हिस्सा इसमें डूब जाएगा। ठीक है ना, डूबा क्षेत्र में आ रहा है, इस कारण से ये कुंडलीय जो परियोजना है काफी विवादास्पद है। अच्छा, ये कहाँ पर है, ये राजगढ़ में। ठीक है ना, राजगढ़ जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, वहां पर ये परियोजना चालू की जा रही है। और ये किस नदी पर है, ये है काली सिंध नदी पर। काली सिंध नदी यहाँ से होकर गुजरती है, तो उस पे ये परियोजना बनाई जा रही है। इस पे बहुत बड़ा बांध बनाया जा रहा है और इसकी बांध की शुरुआत के बाद में ये 2016 में ये विवाद की स्थिति में आ गया। तब से ये काफी कुछ विवाद में पड़ा हुआ है, उसका कार्य रुका हुआ है क्योंकि इससे काफी बड़ा जमीन का हिस्सा जो कि कृषि का हिस्सा है वो डूबत में आने वाला है। और डूबत में आने के पश्चात में उस पर्टिकुलर जमीन का जो मुआवजा है वो उस लेवल पर नहीं दिया जा रहा है वहां के लोगों को जिनकी ये जमीन है। तो इस कारण से ये पूरा का पूरा जो परियोजना है कुंडलीय परियोजना, जिसका नाम है कुंडलीय बांध, ठीक है ना, कुंडलीय बांध के नाम से ये जाना जाएगा। तो ये पूरा विवाद में आ चुका है और ये बहुत ही ज्यादा विशाल परियोजना है। इससे 1,25,000
हेक्टेयर भूमि से अधिक, ठीक है ना, सिंचित करने की ये परियोजना चल रही है। काफी बड़ा डैम यहाँ पर बनाने का प्लान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, माही परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? राजपुर झाबुआ, धार झाबुआ, रतलाम झाबुआ या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत होते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन से बन जाते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है। माही नदी, सबसे पहले तो ये माही नदी कहाँ से निकली है, ये एक क्वेश्चन बन गया, ये निकली है धार से। और सबसे बड़ी बात, ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, एक क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है ना। साथ ही साथ में ये अलीराजपुर और झाबुआ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं, ये नहीं है इसका, ठीक है ना, करेक्ट करना है। धार और झाबुआ, बा इसका सही उत्तर है। धार और झाबुआ ये दोनों ही जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये माही नदी ही है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा हिंदी में, कर्क रेखा को ये दो बार क्रॉस करती है, ठीक है ना, यही एक नदी है। और ये माही नदी, ठीक है ना, धार से निकलते हुए झाबुआ से आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना, रतलाम में प्रवेश करती है। रतलाम में प्रवेश करने के बाद में फिर ये राजस्थान में चली जाती है, ठीक है ना, ये दो राज्यों में बहती है और राजस्थान से फिर वापस घूमती है ये नीचे की तरफ, तब जाके, क्योंकि रतलाम में क्या है, कर्क रेखा कहाँ पर है, रतलाम में है, तो वहां से ऊपर क्रॉस करती हुई फिर नीचे आती है वापस। तो इस तरीके से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार क्रॉस करती है, ठीक है। तो इस नदी पर दो बांध और दो नहर बनाने का प्रस्ताव है ना, इस पर दो बांध बनाएंगे और साथ में दो नहर बनाने का भी इसमें प्रस्ताव पारित हो चुका, मतलब प्रस्ताव है इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 11वां, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सिंचित जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने है, इनमें बताना है आपको आ, बा, सा और दा। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आ, ठीक है ना। आ जो विकल्प है यही मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सिंचित जिलों में आते हैं, और इसके अलावा और भी आते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो यही है, ठीक है ना। दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद और मुरैना, ये जिले जो हैं ये सर्वाधिक सिंचित जिले में आते हैं। देखिए दतिया, ग्वालियर, श्योपुर और मुरैना, ये जो चार जिले हैं, ये चार जिले चंबल घाटी की जो परियोजना है उससे सिंचित होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये काफी बड़ी और लंबी निरंतर बहती है और उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है, तो इसी के बॉर्डर पे लगे हुए ये जिले हैं। तो इस परियोजना से ये सबसे ज्यादा सिंचित होते हैं। उसके बाद में अगर होशंगाबाद लिया जाए तो ये नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी परियोजना के तहत आती है और इससे होशंगाबाद सिंचित होता है। और होशंगाबाद के अलावा और भी क्षेत्र हैं जो कि इससे सिंचित होते हैं, ठीक है ना। तो होशंगाबाद सर्वाधिक सिंचित जिला है नर्मदा घाटी से। और इसके अलावा अगर बुंदेलखंड में देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ जो जिला है वो सबसे ज्यादा सिंचित जिला कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि नर्मदा नदी, वो बेतवा नदी उसके बाजू से ही गुजरी है, तो बेतवा नदी से सबसे ज्यादा सिंचित वही क्षेत्र कहलाता है टीकमगढ़। तो ठीक हो गया, ये कितने जिले हो गए? दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद, मुरैना और टीकमगढ़। टीकमगढ़ का इसमें नहीं दिया है, तो टीकमगढ़ ये नर्मदा घाटी का हो गया। होशंगाबाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नर्मदा घाटी का है सबसे सिंचित जिला, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। और एक है टीकमगढ़, ठीक है ना, जो कि बुंदेलखंड का है। ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड का टीकमगढ़, जो कि बेतवा से सिंचित है, बेतवा की जो परियोजना चलती है उससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, नर्मदा घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ नहीं होता है या होगा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ उसके अपोजिट में है, तो छत्तीसगढ़ में तो फायदा होना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, तो छत्तीसगढ़ ही इसका विकल्प बिल्कुल सही है। बाकी नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों राज्यों से होकर ही बहती है, तो इन तीनों राज्यों से इसको फायदा मिलता है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से बनाया गया पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर इंदिरा सागर बांध। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर सबसे पहले जो बांध बनाया गया है वो गांधी सागर बांध ही बनाया गया है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। और ये कहाँ बना है? ये चंबल नदी पर मंदसौर, ये आपको ध्यान रखना है, मंदसौर जिले में इसका निर्माण हुआ है। और मध्य प्रदेश का सबसे पहला बांध है ये,
जो कि 1948 में इसकी नींव रखी गई थी और 1953 में ये बनकर तैयार हो गया था। ये पनबिजली परियोजना है, ठीक है ना। इसमें दोनों मध्य प्रदेश और राजस्थान की दोनों की आधी-आधी हिस्सेदारी है, यानी कि इक्वल यहाँ पर शेयरिंग है दोनों की, ठीक है। इसके बाद में 2 बांध और बनाए गए, ठीक है ना। वो जो बड़े-बड़े बांध हैं, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, एक जवाहर सागर बांध और एक राणा सागर बांध, ठीक है। ये राणा प्रताप सागर लिखा हुआ है ना, ये वाला, ठीक है। बाकी सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है ग्रेविटी वाला। और इंदिरा सागर बांध ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, जो कि नौगांव में है। और इंदिरा सागर बांध ये पुनासा, जो पुनासा डैम है उसी को बोलते हैं इंदिरा सागर बांध, और ये खंडवा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? ये बताना है आपको। तो ये ऑप्शन है आपके पास में राजघाट, परीक्षा, माता टीला या फिर बाण सागर बांध। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? नहीं बताना है, नहीं है स्थित, तो वो है बाण सागर बांध। ये जो बांध है ये बेतवा नदी पर नहीं है, ये सोन नदी या फिर स्वर्ण नदी, ठीक है ना, 2 नाम से जाना जाता है ये। तो सोन नदी या फिर स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, उस पर स्थित है ये, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए। और ये कहाँ पर है? ये अमरकंटक, ठीक है ना। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है वहां से। और ये कहाँ पर है? ये शहडोल में है, ठीक है ना। शहडोल में सोन नदी पर ये, ठीक है ना, सोन घाटी परियोजना के तहत इसको निर्माण किया गया है। और इसकी नींव किसने रखी थी? मोरारजी देसाई ने रखी थी 1978 में। और ये बनके तैयार कब हुआ? 2006 में ये पूरा बनके हुआ। तो एक प्रधानमंत्री ने नींव रखी थी और दूसरे प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था, वो थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2006 में, ठीक है। बाकी के ये सारे बांध बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है। यमुना में ये हमीरपुर, ये ध्यान रखिएगा, हमीरपुर में उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना में जाकर मिल जाती है। और ये बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है? ये है रायसेन से, रायसेन के कुमरा गांव से, ठीक है ना। ये सारे फैक्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गंगा की तरह ही प्रदूषित है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? विदिशा, सीधी, खंडवा या फिर इंदौर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है खंडवा। खंडवा जिले में है ये ओमकारेश्वर परियोजना। और किस नदी पर है ये है नर्मदा नदी पर। ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है ये बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि इस पर विद्युत निर्माण भी किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, और साथ ही साथ में सिंचाई परियोजना भी यहाँ पर संचालित होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, रिहान बहुउद्देशीय परियोजना को विद्युत आपूर्ति देगी। किसको विद्युत आपूर्ति देती है? मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग को, केवल उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मध्य भाग को, या मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को? तो इसका जो सही विकल्प है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग है, उसको ये विद्युत आपूर्ति देती है। और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश को भी देती है, क्योंकि ये परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है, रिहांद नदी पर, ठीक है। और इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1959 में शुरुआत की गई थी, और 1962 में ये पूरी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। और इस पे बिजली के साथ साथ में सिंचाई परियोजना दोनों ही संचालित की जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, ठीक है ना, वहां पर पीपरी नाम का गांव है, पीपरी गांव है, वहां पर ये बांध बनाकर ये परियोजना संचालित की जा रही है, ठीक है। और ये एक ग्रेविटी बांध है, ठीक है ना, गुरुत्वीय बांध कहते हैं इसको, ये आपको याद होना चाहिए। ग्रेविटी बांध है ये पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हनुवतिया द्वीप बांध इस जलाशय पे स्थित है। तो कौन सा जलाशय है यहाँ पर इसको बनाया गया है? महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, बाण सागर बांध या फिर चंदेरी बांध। तो इसका जो सही विकल्प है वो है इंदिरा सागर बांध। इसको बोलते हैं पुनासा डैम बोलते हैं। वहीं पर ये हनुवतिया नाम का एक द्वीप बनाकर, ठीक है ना, वहां पर ये एक प्रकार से टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है। और इसको भारत का
स्विट्जरलैंड के नाम से इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी शुरुआत कब की गई थी? यहाँ पर ये 2016 में इस हनुमतिया टापू की शुरुआत की गई थी, ठीक है। यहाँ पर कॉटेज वगैरह हैं टूरिस्ट को रहने के लिए, तो वहाँ पे कॉटेज में रहकर ये यहाँ पर हर वर्ष हनुमतिया टापू पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि जनवरी और फरवरी माह के बीच में होता है, जो कि अभी चल रहा है वहाँ पर। यही माह है जनवरी फरवरी का, और इसी समय में ये पूरा का पूरा यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। और ये कहाँ पर है इंदिरा सागर बांध? ये खंडवा जिले में है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर होना चाहिए, कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, और ये इंदिरा सागर बांध, इसका इंदिरा क्यों पड़ा नाम? क्योंकि स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी इसकी नींव? इसकी नींव रखी थी 23 अक्टूबर 1984 को इसकी नींव रखी थी, ठीक है ना। और उसके बाद में ये 1992 में ये इंदिरा सागर बांध बन के तैयार हो गया था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम इंदिरा सागर बांध के नाम से इसको रखा गया है। इसके ठीक 7 दिन बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है, कौन सा है? गांधी सागर, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर या संजय सागर बांध? तो इसका विकल्प में कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, घुमा फिराकर है, तो वो है गांधी सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर बनाया गया और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है। क्योंकि मंदसौर कहाँ पर है? मंदसौर बिल्कुल सीमा पर लगा हुआ है, तो वहां पर इस बांध को निर्माण किया गया था। कब किया गया था? फिर से बता रहा हूँ, 1948 में इसकी नींव रखी थी, 1953 में ये बनके तैयार हो गया था। इसकी नींव रखी थी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, तवा बांध और मधाई आरक्षित बंद कहाँ स्थित है? ग्वालियर, उज्जैन, होशंगाबाद या फिर भिंड? तो सीधी सी बात है, तवा बांध होशंगाबाद में है, इसलिए होशंगाबाद इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र चावल और कपास का क्षेत्र कहलाता है। देखिए विषय बदला अब आपके सामने, और विषय आ गया है अपनी जो कृषि है, कृषि पर आधारित ये पूरा विषय रहेगा। अब आने वाले समय में जितने भी वीडियोज मिलेंगे आपको, यहीं से मैंने चालू कर दिया है। अभी आपका जो परियोजना है उस पर पूरा विषय खत्म हुआ, अब आ गया है कृषि पर विषय। बताइए, मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र यहाँ पे की चावल और कपास का क्षेत्र कहलाता है, तो कौन सा है? आ खंडवा, बा छिंदवाड़ा, ऊपर नीचे हो गए हैं ऑप्शन, सा झाबुआ या फिर दा इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प जो है वो है आ। खंडवा का जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र चावल और कपास का क्षेत्र घोषित किया गया है। और खंडवा के आजू बाजू के जितने भी जिले हैं, वहां पे सर्वाधिक कपास का क्षेत्र ही माना जाता है। वहां पे कपास यानी कि सफेद सोने की उगाई होती है वहां पर, जिसको सफेद सोना बोलते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं जो सफेद सोना यानी कि कपास का क्षेत्र कहलाता है? तो वो आते हैं खंडवा, खरगोन, धार, रतलाम, बड़वानी और झाबुआ, ठीक है ना। जितने भी पश्चिमी क्षेत्र के जिले हैं, वो सारे क्षेत्र पूरे के पूरे कपास का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में चावल का क्षेत्र भी घोषित किया गया है, किसको? खंडवा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बाघ परियोजना, बावनथड़ी परियोजना, देजला देवरा परियोजना या फिर जोवट परियोजना? तो कौन सी परियोजना है जिनको कि शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है जोवट परियोजना। जोवट परियोजना है, इसको जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये अलीराजपुर में है, ध्यान रखिएगा। अलीराजपुर में जोवट है, जो उसको जाना जाता है शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से, ठीक है। और ये नर्मदा की सहायक नदी हथनी पर बनी हुई है, ठीक है ना। जो हथनी नदी है, ठीक है ना, उस पर ये परियोजना संचालित है, जो कि जोवट जो तहसील है वहां पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत है वो कितना है? 43%, 50%, 60% या फिर 70%? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 50%। मध्य प्रदेश का जो कुल कृषि योग्य भूमि है वो 50% ही कहलाती है। और मध्य प्रदेश कृषि के लिए सबसे पिछड़े राज्यों में आता है, ठीक है ना। एक पिछड़े राज्यों में इसकी गिनती होती है कृषि की दृष्टि से, ठीक है ना। इसमें से लगभग जो 50% भूमि है उस पर कृषि नहीं होती है, सिर्फ 50% भूमि है जो कि कृषि योग्य है। और इसमें से भी
जो 43% जो भूमि है वो सिर्फ एक ही फसल दे पाती है, ठीक है ना, और बाकी 70% भूमि, ठीक है ना, जो कि 2 फसल दे सकती है। द्विफसली कृषि भूमि के अंतर्गत शामिल है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की फसलों में किसका रकबा ज्यादा है, यानी कि किस फसलों का रकबा सबसे ज्यादा है, खरीफ की फसल का, रबी की फसल का, जायद का, या फिर सभी का बराबर है। तो इसमें जो रकबा सबसे ज्यादा है वो खरीफ की फसल का है। खरीफ की फसल यानी कि वर्षा पर आधारित जो फसल होती है, वर्षा पर जो आधारित फसल होती है वो उसका जो रकबा है वो सबसे अधिक है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में, तो उसको बोलते हैं खरीफ की फसल। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश को निम्न जिला समूह में ज्वार का जो क्षेत्र है, ज्वार जो फसल होती है, ज्वार का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, गुना, शिवपुरी, सेवपुर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, या फिर सिवनी। तो इसमें से जो सही विकल्प है वो कौन सा विकल्प है सही? तो इसका जो सही विकल्प है वो बा, ठीक है ना, गुना, शिवपुरी और सेवपुर, ये जो क्षेत्र है ये ज्वार की फसल का ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है। मध्य प्रदेश को कृषि के अनुसार, ठीक है ना, कृषि के क्षेत्रों में 7 भागों में इसको बांटा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में 7 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है, ठीक है ना, तो उसमें से एक जो भाग है वो ज्वार का, वो है गुना, शिवपुरी और सेवपुर, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, 25 प्रश्न है, ये 25th, और ये प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल का क्षेत्र कहलाता है? पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी और पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है वो चावल का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर चावल की पैदावार सबसे अधिक होती है मध्य प्रदेश में अगर कंपेयर किया जाए। और ये क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर कि चावल की पैदावार होती है? देखिए वो जो क्षेत्र है, देखिए सीधा सीधा क्लियर है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी में जो जिले आएंगे वही जिले यहाँ पर कि चावल की अधिक पैदावार होती है, चावल का क्षेत्र कहलाता है। और वो जिले हैं सीधी, शहडोल, बालाघाट, मंडला, जबलपुर। तो ये सारे क्षेत्र कहाँ है? ये पूरे के पूरे पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कहलाते हैं, यहाँ पे कि ये चावल का क्षेत्र वाला ये पूरे के पूरे जिले उसमें आते हैं। तो ये था पूरे 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो एमपीजीके की तैयारी कर रहे हैं वो देख पाएं। क्योंकि पूरे एनालिसिस के साथ में मैं अपने इस वीडियो को लेके आता हूँ, हर क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस देता हूँ, हर एंगल से एनालिसिस आपको मिलता है। तो लगातार मेरे इस चैनल के साथ में बने रहें। मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का जो बटन है वो क्लिक करना है, जिससे कि आपको जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ हर टॉपिक पर वो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, एक भी वीडियो आपका मिस नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ में अपना ये एमपीजीके का एमसीक्यू का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो कल फिर आपको मिलने वाला है, तो लगातार ट्यून में रखिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट। जय हिंद, जय भारत।